हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, जिसमें हम डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद जो अन्य इतिहासकार हैं उनके बारे में और उनकी रचनाएं के बारे में जो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें कि डॉक्टर नगेंद्र थे जो उनका जन्म कब हुआ, तो जो उनका जन्म था वह 1915 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को जो हुई थी। और इनकी रचनाएं के बारे में अगर हम जानें तो इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और फिर है रीति काव्य की भूमिका। ये इनकी रचनाएं हैं जिनमें से अक्सर एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। हमने डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब हम जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में जो अन्य बातें हैं और जो इन्होंने काल विभाजन किया है, किस काल को कितने काल भागों में बांटा है, वो हम देखते हैं। तो अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। सबसे पहले इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 प्रधान कालखंडों में बांटा है। और जो सबसे पहला काल है, इन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक की जो समय सीमा है वो बताई है। और उसके बाद जो भक्ति काल है उसमें 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक की समय सीमा में रखा है। और फिर रीति काल है, उसे 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक की समय सीमा में रखा है। और जो सबसे अंतिम काल है, आधुनिक काल, इनका समय इन्होंने बताया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। और जो यह काल है आधुनिक काल, इसके इन्होंने जो 4 उपभाग हैं वो किए हैं। सबसे पहले काल का इन्होंने नाम दिया है पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु काल भी कह देते हैं। इसकी समय सीमा जो है 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और जो इसके बाद दूसरा भाग है उसका नाम है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो बताई है। और फिर जो तीसरा उपभाग है उसका नाम है शायाबाद काल, जिसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक जो बताई है। और जो चौथा काल है शायाबादोत्तर काल, इसमें इन्होंने 2 भाग किए हैं। सबसे पहले प्रगति प्रयोग काल है, जिसकी समय सीमा 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक है। और फिर दूसरा जो उपभाग है वो है नवलेखन काल, जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक जो बताई है। इस प्रकार इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास को सबसे पहले 4 प्रधान कालखंडों में बांटा था, जिसमें आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। और अगर हम बात करें आधुनिक काल के 4 उपभागों की, तो उसमें पुनर्जागरण काल है, जागरण सुधार काल है, शायाबाद काल है और शायाबादोत्तर काल है। इस प्रकार इनका ये काल विभाजन है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी के बारे में। इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। और इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को कला काल के नाम से जो पुकारा है। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल हैं जो, उन्होंने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा, तो हमें जय काव्य काल पर टिक करना होगा। और अगर रीति काल के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो इन्होंने रीति काल को कला काल जो कहा है। इस प्रकार अगर हम इनकी अन्य रचनाएं देखें तो जिसमें साहित्य प्रकाश है जो 1931 ईस्वी में आई, और फिर साहित्य परिचय है ये भी 1931 ईस्वी में आई थी। ये जानकारी है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी के बारे में। और अगर हम इनके द्वारा किए गए काल विभाजन को देखें
तो इनके द्वारा जो संपूर्ण हिंदी साहित्य है उसके इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा गया था। प्रत्येक के 2-2 नाम रखकर प्रत्येक को 2-2 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 3 जो प्रधान कालखंड थे वो देखें, जैसे आदिकाल है जिसे हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा गया है, और फिर मध्यकाल है जिसे हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा गया है, और फिर आधुनिक काल है जिसे हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा गया है। ये जो 3 हैं ये 3 प्रधान कालखंड हैं। और अगर हम इनके 2-2 उपभागों की बात करें तो आदिकाल के जैसे 2 उपभाग हो गए, पूर्वार्ध आदिकाल जिसकी समय सीमा इन्होंने विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1200 तक जो बताई है, और फिर इसका जो दूसरा उपभाग है उत्तरार्ध आदिकाल है जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1200 से लेकर विक्रमी संवत 1400 तक जो बताई है। और फिर जो दूसरा प्रधान कालखंड है मध्यकाल, उसके भी 2-2 जो उपभाग हैं वो किए गए हैं। जैसे पूर्वार्ध मध्यकाल है जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1400 से लेकर विक्रमी संवत 1600 तक जो बताई है, और जो उत्तरार्ध मध्यकाल है इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1600 से लेकर विक्रमी संवत 1800 तक जो बताई है। और जो तीसरा प्रधान कालखंड है आधुनिक काल, तो इसकी जो आगे 2-2 भाग हैं, जैसे परिवर्तन काल है इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1800 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक बताई है, और जो वर्तमान काल है इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से लेकर जो अब तक बताई है। इस प्रकार इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास को काल विभाजन जो इनका किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। अगर हम बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में तो इनका जन्म है 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था, और इनकी रचना का जो नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। एग्ज़ाम में अक्सर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस की रचना है, तो हमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम याद रखना होगा। और अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं जो इन्होंने भी काल विभाजन जो किया है, इनका काल विभाजन इस प्रकार है कि इन्होंने सबसे पहले काल को प्रारंभिक काल कहकर पुकारा है, और उसकी समय सीमा 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक जो बताई है। और फिर दूसरे काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है, 1350 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक इसकी समय सीमा जो बताई है। और जो तीसरा काल है उसे उत्तर मध्यकाल कहा है, जिसकी समय सीमा 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक बताई है। काल उसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से लेकर अब तक जो इन्होंने बताई है। इस प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने ये जो काल विभाजन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में जानते हैं। और इन्होंने जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि जो माना है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, तो इन्होंने जैन कवि थे शालिभद्र सूरि, इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो जैसे रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन है जो 1931 में आई, और फिर महादेवी नया मूल्यांकन है, फिर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है, फिर हिंदी साहित्य का विकास है, फिर आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं हैं। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं जिसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमें इन्हें भी ध्यान में रखना होगा। अब जानते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में। इनकी रचना का नाम है हिंदी गोविंद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी। ये इनकी रचनाएं हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने डॉक्टर नगेंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदि इतिहासकारों में जाना है। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।